अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की फाइनल कॉल में नाकामी के बाद इमरान खान ने अपने मुतालबात पर अमल ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा था कि इनके असीरान को रिहा किया जाए और 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन मुतालबात की मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को 14 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी, जो आज गुजर चुकी है। और आज यानी कि 15 दिसंबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का ऐलान करना था, मगर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को यही इल्म नहीं है कि ये तहरीक के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए और इस तहरीक में करना क्या होगा, जिसके लिए पार्टी अब एक बार फिर अडियाला जेल में कैद अपने बानी की तरफ देख रही है। और कहा जा रहा है कि चूंकि सिविल नाफरमानी की कॉल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी और पार्टी को इसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हिदायत भी इमरान खान से ही ली जाएगी। इसके अलावा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर हलाक कारकुनों की याद में यौम शोहदा मनाने का ऐलान किया था, जिसके लिए पेशावर में शोहदा इज्तिमा के नाम से एक तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वुज़रा, अराकीन असेंबली और कारकुनान ने शिरकत की। और इस तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम सवाल उठाते रहेंगे कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। जबकि साफियों से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का है, उनका जो भी फैसला होगा उस पर मनोवन अमल किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब भी कोई तहरीक चलती है तो खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर होता है। सिविल नाफरमानी का ऐलान मैंने नहीं किया था, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। अब तक सिविल नाफरमानी का मामला वाज़ेह नहीं है, जब क्लियर हिदायत आएंगी तो देखेंगे। अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी और इसका आगाज़ कैसे होगा। जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली कॉल का इंतजार रहेगा। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई कॉल दे सके। बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया, तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। तो आपकी कोई कॉल पर अमल नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बढ़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमकां कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सियासी तौर पे नाकाम हैं, आप इंतजामी तौर पे नाकाम हैं, आप सूबे के मामलात को संभालने में नाकाम हैं। मुल्क को बदनाम करते हैं कि जी यहाँ क्रैकडाउन हो गया, फलां हो गया। भैया आप जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन होगा, आप कत्ल करेंगे तो उसकी सजा है, आप डकैती करेंगे उसकी सजा है। आपको छोड़ दिया जाए, आप इतने लाडले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून हाथ में लेगी तो क्रैकडाउन होगा। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि 26 नवंबर के वाक़े को लेकर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन रुका नहीं है, क्योंकि इस वाक़े के बाद गिरफ्तार होने वाले जिन अफराद को अदालत से रिहाई मिली थी, उन्हें कल अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद की इंसादे दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने कल टी चौक पर एहतजाज के केस में जेर हिरासत 46 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को डिस्चार्ज करते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दिया था, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। जबकि दीगर 56 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। और केस की समाअत के दौरान जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने यह रिमार्क्स भी दिए थे कि अगर डिस्चार्ज किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस एहलकारों को हथकड़ियां लगवा देंगे। लेकिन जज की इस तंबीह के बावजूद पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद थी और डिस्चार्ज होने वाले मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस समेत हम दीगर मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज की डेडलाइन दी गई थी कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर समेत कई आपके रहनुमा ये कह चुके हैं कि इसकी तफसीलात हमें पता नहीं है। तो जब तफसीलात नहीं पता तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज होगा या नहीं होगा कल से? शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज शुहदा इज्तिमा हुआ और वहीं गंडापुर साहब ने स्पीच भी की और मुल्क में जो ये जुल्म अजीम हुआ है उसके लिए एक दुआया तकरीब हुई और तमाम शहीदों के लिए दुआ की गई। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान शहीद हुए हैं, जो हमारे आम लोग शहीद हुए हैं, मुल्क में जहाँ लोग पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए फौजी या कोई रेंजर्स शहीद हुए हैं, या उलमाए कराम, ये जो सानहाए हमारा पाड़ा चिनार हुआ है, वहाँ जितने शुहदा हैं, सब के लिए आज इज्तिमाई दुआ भी हुई है, ख़त्म कुरान हुए हैं और वहाँ एक मैसेज गया है कि तहरीक इंसाफ
जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इंतकाम की बजाय दुआ की और मुल्क में अमन व अमान की सियासत करती है। हाँ, डिमांड हमारी अपनी जगह पे मौजूद है कि सानहा इस्लामाबाद के शहीदों को इंसाफ दिया जाए। जितने शहीद हैं तकरीबन उनमें से मेजॉरिटी के घरों पे जाके उनकी कब्रों के पास उनके वालिदैन के हमरा दुआ में कर चुका हूं, उनसे मैं मिल चुका हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, उनके जज्बे जवान हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। बल्कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, हमारे तंगी चारसदा एरिया है, वहां मेरा एक हम नाम नौजवान शहीद हुआ मोहम्मद अली, उसका छोटा भाई है सलमान। वो कहता है कि वो मेरा भाई पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ है, मेरी भी जान हाजिर है। मेरी दुआ है कि कभी किसी सियासी कारकुन की जान पाकिस्तान में सियासी तहरीक में ना जाए। मुझे बड़ा अफसोस होता है तारड़ साहब ने जिस तरीके से एड्रेस किया है। देखें, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि सियासी कारकुनान शहीद हुए हैं, रेंजर्स भी शहीद हुए हैं, हमें उनका भी दुख है। ये इस पूरे वाकये की जुडिशल इंक्वायरी तहरीक इंसाफ मांगती है। ये कोई ऐसा गलत मुतालबा नहीं है, क्योंकि अगर वो तहरीक इंसाफ के कारकुन ना भी आने से पहले मुझे अगर जरा ये बता दें, क्योंकि तारड़ साहब ने ये भी कहा है होनी चाहिए। अब आप आते हैं आपके सवाल की तरफ में आके फिर आप तारड़ साहब की बात कीजिएगा। आपने सिविल डिसोबीडियंस की बात की है, उस पे गंडापुर साहब ने आपको मौक़िफ़ दिया है। इमरान खान साहब के कल केसेस हैं, हमारी लीडरशिप वहां जाएगी, मैं भी जाऊंगा। मुझे 5-6 दफा उन्होंने रोका है, मुलाकात खान साहब से नहीं होने दी जेल इंतजामिया ने या किसी की ईमा पे, जो पता नहीं जेल इंतजामिया किससे मजबूर है, आप सबको पता है। बहरहाल खान साहब से फ्रेश डायरेक्शन जो भी उनकी आती है उस पे पार्टी वो मनो अमल करेगी। कल 16 दिसंबर है, मेरी पार्टी को ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी और पार्टी का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है कि कल से कोई ऐसी तहरीक या कोई चीज लॉन्च हो, क्योंकि कल 16 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा का दिन है और पाकिस्तान का जो सुकूत ढाका जो एक बहुत बड़ा सानहा हुआ था, अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे, कभी भी ऐसा दिन फिर हम ना देखें। चाहे वो तो आप ये कह रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब के कल से एटलीस्ट इस तहरीक का आगाज नहीं होगा। इमरान खान से आप पूछेंगे और इमरान खान से पूछ के उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस तहरीक का आगाज ना करें, क्योंकि कल आपके इत्तेहादी महमूद खान अचकजई ने भी ये कहा है कि इसको मौखर करें, पहले बातचीत करते हैं, बातचीत में बात ना बने फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है? कल तफसीलात लेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है या कन्विंस करेंगे कि अभी आगे ना बढ़े? देखिए, वो तो खान साहब का फैसला है। अगर उन्होंने ओपिनियन मांगा तो पार्टी लीडरशिप देगी। अब क्या तहरीक की इब्तिदा उन्होंने कब करनी है वो खान साहब की टेक है, वो खान साहब का फैसला है कि वो कौन सी तारीख देते हैं या नहीं देते। जहां तक हमारे एलआई अचकजई साहब की बात है कि थोड़ा सा मौखर करें, तो वो डिपेंड करता है शहजाद साहब कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और कोई मीनिंगफुल डायलॉग होती है, अगर उसके रिजल्ट से इमरान खान साहब मुतमईन है के बाद, मेरे नॉलेज में आपको भी शायद आप इस बात से मेरी इत्तेफाक करेंगे कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं है। कमेटी से ज्यादा हो गया है जो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। जी, उनकी तरफ से तो अब तक ये कहा जा रहा है कि आपकी पहले पोजीशन थी कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे सियासी जमातों से, अब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, तो वो तो आपकी नीयत पे शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि अब आप डरे हुए हैं जनरल फैज़ हमीद की कस्टडी में होने की वजह से, उनके ऊपर चार्जशीट की वजह से, इसलिए आप हमारे पास आ रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए। शहजाद साहब, वो डिपेंड करता है कि उनकी तरफ से कौन बात कर रहा है। गैर संजीदा लोग, उनसे आप क्या खैर की तवक्को रखेंगे? अगर उनमें कोई सीनियर लोग हैं समझदार जो मामला को ठीक करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो उसमें अपना रोल जरूर अदा करें। बाकी हर जमात में हर जगह स्पॉयलर्स होते हैं जो मामला को बिगाड़ के खुश होते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो देखें न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, उसकी सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़े लीडर को, जिसके पीछे आधी से ज्यादा कौम खड़ी है, तो उसको आप साइड लाइन करेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती। और मेरी जो एक हकीर सी सोच है, जो थोड़ी बहुत समझ है, वो ये है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें एक अहम बात है कि वो जिम्मेदारी आप पे डालते हैं कि स्टेबिलिटी आपकी वजह से नहीं आ रही। इनफैक्ट आपने ये शायद खबर सुनी हो, साफी है ये बात करें, कल सोहेल साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी, मैं इसके सवाल कर लूं, इस पे मैं सवाल अगर मुकम्मल करूं, इस सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि सोहेल बड़ाई साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा और दीगर लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग सिविल नाफरमानी की तहरीक पर गए तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा। क्या ये थ्रेट इस किस्म की आप तक पहुंची है? आपको खदशा है कि ये हो सकता है? वलायत साहब काबिल एहतराम है, लेकिन काफी अरसे से वो आधा गिलास खाली देख रहे हैं, खासकर तहरीक इंसाफ की। जहां बात हो तो उनको फिर टनल के आखिरी सिरे पे फिर अंधेरा ही नजर आता है।
हमें टनल के आखिर में रोशनी नजर आ रही है, हमें एक मजबूत, एक ताकतवर, एक इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान के नाम से नजर आ रही है। हमें होप है, और ये होप हमें हमारा अल्लाह देता है, और ये उम्मीद हमें इमरान खान ने सिखाई है कि आपने उम्मीद नहीं हारनी, आखिरी बॉल तक लड़ना है। तो हम तो नाउम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौम खड़ी है। जिस जमात जिस लीडरशिप के साथ कौम पीछे खड़ी है, उसको क्या फिक्र है? असल में तो मसला इनको है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। आप देखते हैं कि कल इमरान खान क्या डायरेक्शन देते हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक आगे बढ़ती है या जैसे आपके इत्तेहादी अचकज़ई साहब ने आपको मशवरा दिया कि मौखर करें, पहले बातचीत करके देख लेते हैं, ये मामला आगे बढ़ता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। मुल्क में हर साल मौसम सरमा में गैस का बहरान सर उठाता है, क्योंकि गैस की किल्लत के बायस घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इस साल भी घरेलू सार्फिन को गैस के मसले का सामना है, मगर इस साल की वजूहात माजी से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इस मौसम सरमा में मुल्क में गैस की कमी नहीं बल्कि गैस जरूरत से ज्यादा है। लेकिन जो सरप्लस गैस है वो LNG है, और वो इतनी महंगी हो चुकी है कि उसे घरेलू सार्फिन को फराहम नहीं किया जा सकता, क्योंकि घरेलू सार्फिन को मिलने वाली गैस की कीमत और LNG की कीमत में 3 गुना से ज्यादा का फर्क आ चुका है। जबकि LNG पाइपलाइंस में सरप्लस में होने की वजह से दूसरा बड़ा मसला मकामी गैस की पैदावार में कमी करने की सूरत में सामने आ रहा है। और अब इस पूरी सूरत हाल में जहां घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा में मुश्किलात का सामना है, वही ये मसला एक सियासी इशू भी बन गया है। जहां हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने नून लीग की वफाकी हुकूमत पर तनकीद की है। कल पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी ने दावा किया कि वफाकी हुकूमत सस्ती कुदरती गैस की पैदावार में कमी करके महंगी LNG दरामद कर रही है, मगर वो दरामदशुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। शाजिया मरी ने वफाकी हुकूमत पर आइन शिकनी का इल्जाम लगाते हुए यह भी कहा कि सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस पर पहले उस सूबे का हक है, वफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि पाकिस्तान के आइन का एहतराम करें। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 158 के तहत जहां जहां वेल हेड जिस सूबे में सिचुएटेड है उसको नेचुरल गैस उसकी डिमांड के तहत दी जाए। और LNG जिस पे आप बार बार जिद करके हमें बता रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि विंटर मंथ्स में जहां डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की ज़रूरत डिमांड बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे सर्द इलाकों में जहां हीटिंग की ज़रूरत है और हर एक को कुकिंग के लिए गैस चाहिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गैस नहीं मिल रही है इस वक्त। सर, आई रिजेक्ट द रिडिकुलस आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द इंपोर्टेड गैस एंड लोकल गैस ऑन एट वन प्राइस. I reject it, I condemn it, and please do not even say something like this when the Ain of Constitution of Pakistan is right before you. पीपल्स पार्टी का मुतालबा है मकामी गैस इंडस्ट्री को देने के बजाय पहले सिंध के घरेलू सार्फिन को दी जाए। इसके अलावा LNG से मुतालिक IMF की शराइत ने भी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है, जिसके मुताबिक हुकूमत अगले साल जनवरी से गैस कैप्टिव पावर प्लांट्स को नहीं दे सकेगी। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा और पेट्रोलियम मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो गैस की इस वक्त सूरत हाल है उस पर मैं चाहूँगा तफसील से बात करें, लेकिन उससे पहले जो सियासी मामला हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 15 तारीख तक आप हमसे मुज़ाकरात करें, हमारी डिमांड्स हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के जो वाक़यात थे उस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, असीनान की रिहाई करें और इस पर बैठ के हमारे साथ बात करें। ये मुतालबात हमारे पूरे करें। अगर नहीं होंगे तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, जिस पे अब तक PTI तो कह रही है, लेकिन हो सकता है कि कल से ही शुरू हो जाए, क्योंकि कल उनकी इमरान खान से मुलाकात भी होगी। कोई इम्कानात नहीं है इससे पहले बातचीत करें, वरना फिर नाफरमानी की तहरीक चलेंगी। बात की तो कोई बात हो रही थी, लेकिन उस दौरान में उन्होंने कोई जनरल डायर का जिक्र कर दिया, को ना जाने किस चीज़ का जिक्र कर दिया, फिर अलीमा खान साहिबा का क्लिप चलना शुरू हो गया, फिर कुछ लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, गौहर साहब ने, बैरिस्टर साहब ने कहा कि हम तो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे दोस्त सलमान अकरम राजा साहब ने कहा हो सकता है बात हो जाए, हो सकता है ना ही हो। फिर थोड़ी देर के अंदर एक यलगार हुई कि नहीं, वो तो जनरल डायर से कोई बात नहीं करेगा और फलां से कोई बात नहीं करेगा और हम तो ये कर देंगे, हम तो वे कर देंगे। तो अरे भाई, बात यह है कि बात करेंगे, ये करेंगे या वे करेंगे, बर्बाद करेंगे, कब्र तक पूछा करेंगे या माफ़ी मांगेंगे और ये दरख्वास्त करेंगे कि किसी को लगा दें अल्लाह के वास्ते जो हमसे बात कर ले। कुछ समझ नहीं आती। हमसे बात करेंगे, हम हाजिर हैं, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, हो सकता है कर लें, हो सकता है ना करें, हो सकता है सिविल नाफरमानी कर दें, हो सकता है वो भी ना करें। तो अब खान साहब सुबह उठेंगे
और बिस्तर के किस किनारे उठते हैं उसके मुताबिक कुछ फैसला करेंगे। पीटीआई की तो वैसे ही स्टेटेड पोजीशन थी ना कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग से नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर अब वो अपनी पोजीशन से पीछे हटे, वो इस पोजीशन से भी पीछे हट गए कि मैंडेट की वापसी के हवाले से बात करें, तो क्या ये एक मौका नहीं था कि आप आगे बढ़ते और ठीक है तो फिर ये जनरल डायर किधर से आ गया? वो कह रहे हैं कि यार हम सीरियसली नहीं लेते, अरे भाई मेरी बात सुने, आपके सामने आप थोड़ी देर में ऐसे करें कि क्लिप चला दें, अलीमा खान साहिबा बड़ी मोहतरम है हमारे लिए, उनका क्लिप चला दें, या जो गुफ्तगू फरमाई है इमरान खान साहब ने, आपके जर्नलिस्ट, आप थे मौजूद वहां पर? नहीं, मैं नहीं जाता जो मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक दफा गया हूँ जी, मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे उनसे बड़ी आपकी जर्रा नवाजी, तो एज ए जर्नलिस्ट गया था। जी मेहरबानी आपकी, लेकिन अगर आप अब भी चले जाते तो जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई वो आपके सामने आ जाती। अब आप बताइए कि वो परसों बैठ के जर्नलिस्ट से जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है उसमें उन्होंने क्या कहा कि बात करनी है या नहीं करनी। तो जब वो कह रहे हैं कि मैंने बात नहीं करनी, जिक्र कर रहे हैं और जर्नैलों का, यजीद का जिक्र कर सकते थे, फिरौन का जिक्र कर सकते, मगर उन्होंने किसी जर्नैल का नाम जरूर डालना था अंदर कि जनरल डायर और ना जाने क्या क्या, और फिर ट्वीट्स कर रहे हैं, तो फिर बात किससे करेंगे? सही, तो आपको लगता है कि वहां से एक संजीदगी या क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप लोग क्लैरिटी नहीं है उसकी वजह कि एक दिन मैंने 2 या 3 प्रोग्राम किए और हर जो गेस्ट था उसका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, और फिर एक प्राइवेट चैनल के अंदर उन्होंने जब क्लिप्स चलाए तो तीनों क्लिप्स मुख्तलिफ। ये बात दोस्त हमने भी कल इस पर बात की थी कि कोई कहता है कि मशरूत है, कोई कहता है कि गैर मशरूत डायलॉग करना चाहता है। जरा गैस का जो मामला है उसमें पीपल्स पार्टी आपसे सवाल कर रही है कि क्या वजह है कि जो मकामी गैस है उसकी प्रोडक्शन आपने कम रखी हुई है, और वो कहते हैं कि ये क्योंकि हमारा एक लीगल और आईनी राइट है तो गैस आप पहले सिंध की आवाम को दें, ना कि आप इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स को दें। नहीं, क्यों नहीं, आवाम को क्यों नहीं देंगे? इस वक्त जो आधी गैस है जो एसएसजीसी के सिस्टम में जाती है वो वहाँ पे उसके आवाम को मिलती है, और उसके अलावा जो गैस है वो जाती है इंडस्ट्री को, और एसएसजीसी तो एलएनजी इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये जो बंदिश आती है इससे जो ज़्यादा इफेक्ट होता है वो तो नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इधर मसला पैदा क्या हो रहा है। इधर मसला ये पैदा हो रहा है भाई कि हमारे पास एलएनजी सरप्लस में है, एलएनजी को सरप्लस में है, यानी ज़्यादा है जी। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कतर से और दीगर मुख्तलिफ जगहों पे, वो हमसे गैस एलएनजी बिकती नहीं है। एलएनजी तो बिक सकती है, एलएनजी के भाव नहीं बिकती, जो कि 3,500 रुपए 3600 रुपए 3500 और 3600 के दरमियान, तो वो नहीं बिकती। अच्छा, वो किसको बेचनी थी? जब ये एलएनजी ली गई तो उसमें फैसला ये किया गया कि ये पावर सेक्टर को बेची जाएगी। पावर सेक्टर में किसको बेची जाएगी? जो 4 नए प्लांट लगे थे जो 62% एफिशिएंसी पे चलते हैं उनको बेची जाएगी, लेकिन साथ में उस कर दिया गया। अब उसके नतीजे में ये है कि जब मेरिट ऑर्डर बनता है पावर का, मेरिट ऑर्डर का मतलब है कि सबसे सस्ती गैस सबसे पहले बनाई जाए, उसके बाद उससे महंगी, उससे महंगी, उससे महंगी। उस मेरिट ऑर्डर के अंदर वो प्लांट नहीं आते, वो 30-40 एलएनजी के प्लांट एक वक्त आते थे, अब मेरिट ऑर्डर पे पीछे चले गए। जी सही, वो एलएनजी की प्राइस की वजह से चले गए। सही, तो वो एलएनजी जो 600 MMCFD या 600 मिलियन यूनिट आसानी के लिए जो गैस खरीदनी थी पावर ने, वो नहीं खरीदती, वो 250 तक आ गई, 250 खरीदती है, 200 खरीदती, कभी 300 पे चली जाती। नतीजतन हमारे पास 300-350 मिलियन यूनिट होते हैं एलएनजी के जो नहीं बिकते। जब वो नहीं बिकते मगर आपने खरीदने हैं क्योंकि आपका सॉवरन कॉन्ट्रैक्ट है कतर से, तो आप क्या करते हैं? आप महंगी गैस खरीद के 3600 की उसको चूल्हों के अंदर 1200 में जला देते हैं। ठीक है साहब, जब चूल्हे में गैस डालते हैं एलएनजी, तो चूल्हे में जो नेचुरल गैस डलनी होती है वो तो नहीं डलती ना, वो तो एलएनजी डल जाती है। तो उसकी वजह से जो 200-300 के कुएं हैं हमारे जो सस्ती गैस पैदा करते हैं वो बंद हो जाते हैं। सही है। अब क्योंकि एलएनजी आपकी एक कमिटमेंट है, वो आपको लेनी है, और फिर अगर वो आप देंगे तो वो महंगी भी है। लेकिन उसके एक और भी बड़ा मुज़िर उसकी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब आप गैस महंगी खरीद के सस्ती बेचते हैं सर्कुलेट तो 6 महीने के बाद वो नई कीमत में आ जाती है। सही सही। नई कीमत में आने का मतलब है कीमत बढ़ जाती है 6 महीने बाद। कीमत बढ़ने का मतलब है कि अगर पहले 40% गैस ली जा रही थी बिजली की, अब वो 35 लेंगे। जब वो 35 लेते हैं तो और डाइवर्जन ज्यादा होती, जब और ज्यादा होती तो गैस की कीमत और बढ़ जाती है। तो और ये सर्कुलर डेट जो है गैस का वो 2700 अरब रुपए है। ये एक विशियस साइकिल है, और ये भी मैं बता दूं। नहीं, मैं इस पे सवाल करूं यहाँ पे, क्योंकि आपने कहा कि इसका हल ये कि चाहे एलएनजी हो, पाइपलाइन गैस हो या मकामी गैस हो, उसको आप यकसा प्राइस पे कर दें। पीपल्स पार्टी ने तो ये बात मुस्तरद कर दी है, शाजिया मरी साहबा ने कल कहा, आप मुस्तरद कर दिए। अब ये एक ऐसा मसला है, जो वेकॉक का बिल था वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट पास करके गई थी,
तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे कंसेंसस डेवलप करेंगे? भाई बात यह है कि वेकॉक शेकॉक तो बड़ी पोलिटिसाइज मुश्किल बात है। चलें कंसेंसस, मैं तो ये चाहता हूं कि नवीद कमर साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और मेरे रहनुमा भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और शाजिया मरी साहिबा और ये तमाम दोस्त जो हैं हमारे, इनके साथ बैठ के जो मैं आपको बता रहा हूं इनको भी तो बताऊंगा ना। अगर आपको समझ आ रही है कि इससे गैस महंगी होती चली जा रही है, पाइप की गैस भी महंगी होती चली जा रही है, जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ सुई नॉर्दर्न पे बल्कि सुई सदर्न पे, यानी कि कराची के रहने वाले लोग और सिंध के रहने वाले लोग और बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों पे भी मुज़िर असरात आ रहे हैं। तो ये बात उनको क्यों नहीं समझ आएगी? और अगर समझ आएगी तो हम सर जोड़ के बैठेंगे, उसका कोई तरीकाकार यकसा कर दो। इसका मतलब जो सस्ती गैस है, जो सुई गैस है, जो सस्ती पड़ती है, उसकी कीमत भी बढ़ेगी, सब कीमतें बढ़ जाएंगी। वो तो बढ़ रही है ना। मैंने अभी आपको एक मुकदमा पूरा पेश किया है कि अफोर्डेबिलिटी कैसे रहेगी, आम कंज्यूमर की यही इशू है ना। मैं यही दरखास्त लेकर आया हूं आपके पास। जब आप LNG महंगी डाइवर्ट करके सस्ती बेचते हैं चूल्हों में, तो 6 महीने के बाद चूल्हों की जो असल गैस है नेचुरल, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे जैसे डाइवर्जन बढ़ती जाएगी, LNG नेचुरल गैस की कीमत बढ़ती चली जाएगी, यानी लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम होती चली जाएगी। अगर हम इस तमाम गैस को इकट्ठा कर लेंगे और एक कीमत हो जाएगी, तो जिस कंज्यूमर को हमने प्रोटेक्ट करना है, मान लें कि सारी डोमेस्टिक को प्रोटेक्ट करना है, तो उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। और बाकी जो महंगे हैं, यानी बिजली जो है करेंगे, यानी कि सब्सिडी देंगे उनको। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नहीं, सब्सिडी तो हम अभी भी देते हैं ना यार। आपको पता है कि 70% तकरीबन 66 से 70% लोगों को हम सब्सिडी देते हैं, जी, जो फर्स्ट ब्रैकेट्स में आते हैं 100 यूनिट प्रोटेक्ट करते हैं। वो तकरीबन 66 से 70% लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मैं एक जरा इसको आसान करूं, अगर मुझे आप इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि 2-3 साल पहले यहीं बैठ के जब PTI की हुकूमत थी, तो आप लोग भी ये तनकीद करते थे कि जहां आपने 2 टर्मिनल लगाए, आप ज्यादा टर्मिनल लगाएं, आप और LNG इंपोर्ट करें, आप 12 कार्गो क्यों करते हैं, आप स्पॉट पे मंगाएं, 14 कार्गो मंगवाएं। तो वो वक्त था जब हम कहते थे कि सर्दियों में LNG की शॉर्टेज है। आज 2 साल बाद हम ये कह रहे हैं कि LNG हमारे पास सरप्लस में है, इतनी सरप्लस में है कि हमें अपनी जो वैलिड गैस है उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो ये क्या मामला है? हु डज दिस प्लानिंग? एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी पहले बताया है कि जब आप LNG को डाइवर्ट करेंगे, वो महंगी होती इस प्राइस पे आ जाती है कि आपकी डिमांड डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1000 रुपए की गैस देता हूं, तो आप लेंगे, चूल्हे भी जलाएंगे, नहाएंगे भी, हीटर भी चलाएंगे। मैं कहता हूं 2000, तो आप बोलेंगे यार ये स्पेस हीटर 2 घंटे के लिए चलाते हैं। मैं कहता हूं 5000, तो आप बंद कर देंगे सारा कुछ। मैं कहता हूं 10,000, तो आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। भाई बात यह है कि जब चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी तो डिमांड कम होती चली जाएगी। एक चीज़ 100 रुपए की बिके तो इतनी ढेर बिकेगी। तो मुझे बताइए, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हम करके गए, जिसपे नून लीग फखरिया कहती थी हमने किए, आप भी करें, तो अब वो LNG कहाँ लेके जाएं? जी, वो जो बिजली में इस्तेमाल होनी थी वो दोबारा बिजली के मसरफ में आ जाएगी जब इसकी यकसा प्राइस होगी। देखे ना अभी क्या हो रहा है, 3600 में, नहीं मैं समझा दूँ। जी, आपने बुलाया, नाज़रीन के लिए आप समझा दें। 3600 रुपए पे 40% वो चल रहे हैं कारखाने। अगर ये 2200 या 2400 की हो जाएगी तो 60-70% कारखाने चलना शुरू हो जाएंगे। जब वो चलेंगे तो ये जो इजाफी गैस है वो वहाँ पे लग जाएगी। जब वो लग जाएगी तो उसकी डाइवर्जन नहीं होगी। जब डाइवर्जन नहीं होगी तो गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी सबके लिए, घरेलू सार्फिन के लिए भी नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल के लिए भी नहीं बढ़ेगी और बिजली के लिए भी नहीं बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट प्लस बिजली की कीमत कम हो जाएगी। जब आप LNG पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कारखाने जो हैं उस पे जब आप उनको LNG देते हैं तो 26 रुपए का यूनिट या 24 रुपए का बनता है। अगर आप उसको पाइपलाइन की गैस दे दें तो ये यूनिट 10 रुपए का बनता है। तो आप 10 रुपए का यूनिट 24 रुपए में बना के बिजली बेच रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है? हाँ, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझा, वो ये कहते हैं कि जो मकामी गैस है क्योंकि वो सस्ती है, उस पर डोमेस्टिक कंज्यूमर का राइट है। आप जो बाकी LNG है जो आप महंगी इंपोर्ट करते हैं वो आप इंडस्ट्री को दें और वो पावर सेक्टर को दें। क्या ये मुमकिन है? अरे भाई मैं आपको कह रहा हूं जिसे प्रोटेक्ट करना कर लें। अभी भी हम 66-70%, मैंने आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि 70% लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो करते रहे। सही। अच्छा, दूसरा एक मामला ये है, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि गरीब आदमी पर बोझ नहीं डालें। हाँ। ठीक है, तो हम मानते हैं। तो जब मान रहे हैं तो झगड़ा किस बात करेंगे? तो आप जब प्राइसेस रैशनलाइज करेंगे या यक्सा करेंगे तो फिर वो कह रहे हैं महंगी हो जाएगी। कर लेंगे। कितनी सब्सिडी देंगे? कहां देने देगा IMF सब्सिडी? सर सब्सिडी नहीं देते, हम क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। सही है। यानी कितना कर लेंगे? वो जितना भी जरूरत होगी, जितना हमारा इंडस्ट्री को महंगी दे रहे होंगे या पावर प्लांट्स को महंगी दे रहे होंगे, थोड़ी सी करेंगे ना, स्प्रेड आउट कर देंगे। अभी तो ये हो रहा है कि सारी महंगी 3600 वाली जो है इतनी ढेर वो बिजली को देते हैं, बिजली इस्तेमाल नहीं करती,
फिर उसको डाइवर्ट करते हैं। अब इसमें एक मामला एक और भी है कि IMF के साथ कमिटमेंट है कि कैप्टिव पावर प्लांट को भी आप गैस नहीं फराम करेंगे और जनवरी 2025 की डेडलाइन है, इंप्लीमेंट तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए मेरा जाती ये ख्याल है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, किसी भी जाविये से ठीक नहीं है। जो एग्रीमेंट IMF के साथ वो जी मेरे ख्याल में किसी भी जाविये से ये वाली पॉलिसी, ये जो शिक है, ये इसको तो हमने स्ट्रक्चरल देखिए बेंचमार्क हम तो हुकूमत है ना, हम हुकूमत है, तो जब हुकूमत आप होते हैं तो चाहे केयर टेकर ने किया हो या आपने किया हो या आपसे पहले ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, आप उसके जिम्मेदार होते हैं। केयर टेकर ने तो नहीं किया, ये वैसे केयर टेकर ने किया था, ये अभी जो काकर साहब भी केयर टेकर, जी केयर टेकर। कैसे ये मुआहदे तो औरंगजेब साहब ने नहीं किया? नहीं, उससे पहले ये जो कमिटमेंट थी ये वाली कि हम कैप्टिव को जनवरी में बंद करेंगे, ये कमिटमेंट केयर टेकर में, विच IMF प्रोग्राम, क्योंकि इससे पहले जो स्टैंड बाय था वो जी दरमियान में जब वो निगोशिएट हो रहा था, जब गुफ्तगू ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये जो अग्रीमेंट किया गया था कि हम इसको कैप्टिव को बंद करेंगे हतमी तौर पे जनवरी के एंड में, ये केयर टेकर के दौरान। जो अहम लोग हैं केयर टेकर सेटअप में, इंक्लूडिंग काकर साहब, मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया मुआहदा, और मुझे जो एक खबर मिली थी वो CCOE ने किया था, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, 2021 में ये बात हुई थी। नहीं 2000, देखिए उस वक्त आपको मालूम है कैप्टिव पावर के खिलाफ सबसे बड़ी कैंपेन तो मैंने चलाई थी। उसकी वजह ये थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, यानी जिन्हें कैप्टिव सस्ती मिल रही थी गैस, वो 13 रुपए की बिजली बना रहे थे, और जो के इलेक्ट्रिक से बिजली ले रहे थे वो 60 रुपए की ले रहे थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। नहीं भाई, 60 रुपए और 13 रुपए तो आप मर गया ना, स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज को तो मार डाला ना आपने। यानी एक ही धागा, सूतर, कपड़ा सब बना रहे हैं, एक जो है वो बिजली 13 रुपए की बना रहा है, पहले बात सुन लीजिए, ये अहम बात है, और एक 60 रुपए की बना रहा है, तो आपने दरमियाना तबका या स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज को तो मार डाला ना। मगर ये डिस्टॉर्शन खत्म हो गई। अब दोनों की बिजली की कीमत, चाहे आप कैप्टिव से बनाएं चाहे आप के इलेक्ट्रिक या कहीं और से लें, वो तकरीबन बराबर है। 3000 रुपए तक हो गए। अब वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो चुका है। इस वजह से उस वक्त 2021 में जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि ये लॉपसाइडेडनेस जो है इसको खत्म किया जाए, बिजली की कीमत सबके लिए बराबर हो, ताकि जो सबसे अच्छा धागा बनाता है, सबसे बेहतर कपड़ा बनाता है, वो जीते। अब IMF को कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि IMF ऑब्वियसली यही चाहता है कि आप गैस ना दें, कैप्टिव पावर प्लांट से ना लें, उनको ग्रिड पे लेकर आए ताकि कैपेसिटी पेमेंट की नहीं, मगर कैसे ग्रिड पे लेकर आए? आप उनको कहेंगे कि आप कैप्टिव बंद कर दें, तो कोयला जलाना शुरू कर देंगे, ग्रिड पे आ जाएंगे, कोयला जला के ग्रिड पे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। बायोफ्यूल जलाएंगे तो ग्रिड पे आ जाएंगे, सही कह रहे हैं। और आखिर में फर्नेस ऑयल जब वो चलाना शुरू कर देंगे तो ग्रिड पे आ जाएंगे। तो मैं पहली बात आप ही के सवाल के जवाब में ये कह रहा हूं कि ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, और यही आर्ग्यूमेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा IMF के पास लेकर जाएं और पूरी रिप्रेजेंटेशन दें कि देखिए हमारे सिस्टम का मकसद है कि एफिशिएंसी को बढ़ाएं। सही, यानी जब बराबर हो गई सबकी कीमत, सही है, अब जो एफिशिएंटली अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बेहतर काम कर सके, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, वो करे। और इसमें अगर आप लोग ये नहीं कर सके तो नुकसान ही होगा कि अभी आप ये कह रहे हैं कि जो महंगी LNG है वो कंज्यूमर को इस प्राइस, डोमेस्टिक यूजर को इस प्राइस पे नहीं दे सकते, और हो जाएगी, और कहां जाएंगे? क्योंकि 400 अरब रुपए का तो रेवेन्यू आता है। बहुत अच्छा, बहुत कितना शानदार आपने सवाल पूछा। पता है क्या मालूम है हम क्या करेंगे? हम और डाइवर्ट कर देंगे। अभी 3 जहाज डाइवर्ट करते हैं, चूल्हों में जलाते हैं, फिर 7 कर देंगे। आपको यकीन है पहले में इंपॉर्टेंट, जब 6 करेंगे तो नेचुरल गैस की कीमत और बढ़ेगी। यानी वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जिनको पीपल्स पार्टी प्रोटेक्ट करना चाहती है, जब ये डाइवर्जन होगी तो 6 महीने के वक्फे के बाद वो नेचुरल गैस की कीमत और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें उसी कीमत पे जिस पे वो हैं, और बाकी का एक सारी की यूनिफॉर्म प्राइसिंग करें ताकि बिजली भी ज्यादा इस्तेमाल करें, इंडस्ट्री भी ज्यादा इस्तेमाल करे, फर्टिलाइजर भी ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ये है मुकदमा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गैस के मामलों पे बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। सिंध में पिछले कई सालों से एक मुबैना सिस्टम के मौजूद होने की बातें सामने आती रही हैं, जो मुबैना तौर पर सिंध में एक पैरेलल हुकूमत की तरह काम करता है। इस मुबैना सिस्टम पर जमीनों पर कब्जे, नाजायज तामीरात, रिश्वत के मामलात और पानी माफिया जैसे दीगर इल्जामात लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क और बिलखुसूस कराची की तरक्की में रुकावट पैदा होती है। और इसी वजह से कराची के ताजरों की इस मुबैना सिस्टम को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, जिसका इजहार उन्होंने पिछले माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से होने वाली मुलाकात में भी किया, और आर्मी चीफ ने उस पर कार्रवाई का यकीन दिलाया। जिसके बाद 2 रोज पहले सिंध के महकमे रेवेन्यू और पुलिस में उखाड़ पछाड़ की खबरें सामने आई, और इन दोनों महकमों में अहम अफसरान की तकर्रुरियों और तबादलों को मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन से जोड़ा गया। कल हमारे प्रोग्राम में कराची के मारूफ बिजनेसमैन हनीफ गौहर, जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात में उनके पूछने पर कराची के मसाइल से आगाह किया था, उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में सिस्टम के खिलाफ एक्शन की तस्दीक करते हुए बताया कि सिंध का एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा
दरअसल इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है जो जमीनों पे कब्जे करता है, मगर अब आर्मी चीफ के डंडे की वजह से एक्शन शुरू हो गया है। जब आर्मी चीफ को हमने एक मरतबा कहा और अब जब दोबारा 2 महीने के बाद कहा, तो ये उसका शाखसाना है कि आर्मी चीफ ने तब अपना डंडा उठाया और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मुझे ये सिस्टम नहीं चाहिए इस शहर में, अब इस सिस्टम को कोलैप्स करें, खत्म करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, जो उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनाई हुई है। मैं समझता हूं कि वो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स आप या मेरे लिए नहीं बनी हुई, वो बेसिकली इनके लिए कब्जा कराने के लिए बनी हुई है। उसका नाम मैं समझता हूँ गलत रखा हुआ है। वो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स नहीं है, वो बेसिक इंक्रोचमेंट फोर्स है जो इनके कारिंदों के साथ जाके जमीनों को इंक्रोच कराती है और दूसरे के मालिकों के चौकीदारों को निकालकर इनके लोगों को जमीनों पर बिठाती है। हनीफ गौहर मुबैना सिस्टम के खिलाफ क्रैकडाउन का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे रहे थे, जबकि इस पूरी सूरत में अहम बात यह कि अगर सिंध में बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है और सियासी और गैर सियासी अनासर की पुष्पनाही में एक सिस्टम कई नाजायज और गैर कानूनी काम कर रहा है, तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मामला यह है कि जिसकी ये जिम्मेदारी है, कारोबारी तबका उसी के खिलाफ चार्जशीट कर रहा है। सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की क्या हकीकत है और सिंध में 2-3 रोज पहले जो तकर्रुरी तबादले हुए, क्या इसका ताल्लुक भी सिस्टम के खिलाफ एक्शन से है और इस कार्रवाई का दायरा क्या मजीद फैलाया जा सकता है? हम इन मामलों पे बात करेंगे। उसके लिए हमने सिंध हुकूमत से रब्ता किया, कई वुज़रा और जो अहदेदार हैं उनसे रब्ता किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस पर हम अब बात करेंगे इमदाद सुमरो साहब से, जो कि नुमाइंदा है जियो न्यूज़ के। इमदाद सुमरो हमें ज्वाइन करने के लिए। 2 दिन पहले आपने भी ये खबर दी कि बड़े पैमाने में सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, पुलिस के महकमे भी, ब्यूरोक्रेसी में भी। और कल हमारे प्रोग्राम में मारूफ बिजनेसमैन हनीफ गौहर साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा इसका बैकग्राउंड यही है कि आर्मी चीफ से जो बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई थी, वहां कई शिकवे शिकायत हुए थे कराची के मामलात के हवाले से, जिसपे लैंड माफिया है, पानी का मसला है, सड़कों का इशू है, और उसके बाद ये सारा एक्शन लिया गया है। आपकी क्या इतलात है? ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, इसका ताल्लुक इसी से है कि जो एक सिस्टम कराची में काम कर रहा है उसको तोड़ना है? जी बिल्कुल, ये तो जो सिस्टम है उसने बड़े अपने गहरे पंजे गाड़े हुए हैं कराची के सारे जो निज़ाम हुकूमत पे, पूरे सिंध के निज़ाम हुकूमत पे। अब देखना यह है कि ये सिस्टम शिकस्त खाता है या बिजनेस कम्युनिटी का जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त समझा जाता है। जैसे बिजनेस कम्युनिटी के लीडर ने आपके प्रोग्राम में कहा कि आर्मी चीफ से बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने मुलाकात की, शिकायत की और ये एक आगाज हो चुका है, लेकिन आप इस आगाज को सिंबॉलिकल कह सकते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग कह सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के बड़े गहरे पंजे हैं और अभी बड़े बड़े अहम जो ओहदेदार हैं, बड़े बड़े सिस्टम के जो मोहरे हैं, कारिंदे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये छोटे छोटे मोहरे हैं, 4-5 डीसी, कुछ एसएचओ को हटाया गया, ये सफिशिएंट नहीं है। और इस सिलसिले में सिस्टम को एक बड़े अहम मोहरे जो वर्क्स एंड सर्विसेज के बड़े आला अफसर थे, जिनके लिए मशहूर था कि उनकी पोजीशन सेक्रेटरी से और मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, कई सालों से वो 4-5 ओहदे और एक जो वर्क्स एंड सर्विसेज के एक प्रोजेक्ट है उसके भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो मुकर्रर हैं। तो सिस्टम तो बड़ा गहरा है। अब देखना यह है कि ये जो आगाज हुआ है, ये आगाज अपने अंजाम तक पहुंचता है या सिस्टम अब उसको मैनेज कर पाता है। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग भी काम कर रहे होते हैं उनको एक पुष्पनाई हासिल है, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो। और आप कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन इससे क्या कोई मैसेज गया है ब्यूरोक्रेसी में? क्योंकि कई लोग ऐसे थे इसमें जो काफी टाइम से अपनी पोजीशंस पर मौजूद थे और उनको भी रिप्लेस किया गया है, तो इससे कम से कम एक मैसेज आएगा ब्यूरोक्रेसी में या नहीं? मिला जुला रुझान है। ज्यादातर तो ब्यूरोक्रेसी में मैसेज गया है, सियासी सर्कल्स में भी मैसेज गया है कि कार्रवाई शुरू हो गई है और ताकतवर सर्कल्स की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई है। तो कुछ खौफ का भी है कि अब हमारे खिलाफ बड़ी जबरदस्त कार्रवाई भी होगी, लेकिन शहजाद साहब हमने देखा है कि कार्रवाई शुरू भी होती है, फिर वो कार्रवाई मैनेज भी हो जाती है। उसकी की सियासी वजूहात हैं, कोई इंतजामी वजूहात है, उस पर हम कह नहीं सकते, लेकिन इस दफा उम्मीद तो यह है कराची के आम शहरी को, सिंध के आम शहरी को और पूरे सिंध के शहरियों को और बिजनेस कम्युनिटी को खास तौर पर कि ये जो बदबूदार सिस्टम है, जो पंजे गाड़े हुए हैं, जो उसके जो कारिंदे हैं, किसी भी कानून कायदे सबसे मावरा हैं और बिल्कुल एक इनविजिबल एक गवर्नमेंट है जिसका सीएम भी अलग है और जिसके पुलिस अफसर भी अलग है और पुलिस अफसर उनके अंडर में काम करते हैं।
तो देखना यह है कि यह सिस्टम खत्म होता है या नहीं होता। उसमें कराची के शहरियों को तो बड़ी अच्छी उम्मीद है, ब्यूरोक्रेसी में मैसेज भी चला गया है कि अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन उस सिस्टम की पुष्टपनाही करने वाले लोग और उस सिस्टम के अहम ओहदों पे जो है सेक्रेटरी लेवल पे, डीआईजी लेवल पे, एसएसपी लेवल पे, अभी तक वो लोग अपनी जगह पर मौजूद है। आपने बात की एक इनविजिबल हुकूमत है, इनविजिबल सीएम है, लेकिन एक विजिबल सीएम भी है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, जिन्होंने अभी ये कहा है कि जो लैंड का मामला है उसको भी कंप्यूटराइज्ड करें। ये उन्होंने अहकाम दिए हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि आर्मी चीफ के साथ जो मीटिंग हुई थी बिजनेस कम्युनिटी की, उसमें उन्होंने बताया था कि जो केयरटेकर सेटअप में काम हुआ था उसको भी रिवर्स किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी काबीना, अब वो कितना सीरियस नजर आ रहे हैं इस क्रैकडाउन के हवाले से? सर, चीफ मिनिस्टर तो हमें बड़े सिंसियर भी नजर आते हैं, उसकी काबीना भी सिंसियर नजर आती है, लेकिन सियासी मजबूरियां ये हैं कि उनके ऊपर जो सिस्टम या सिस्टम को जो हेड करने वाले लोग हैं, उनके सामने सीएम और उनकी काबीना बिल्कुल बेबस है। आपने केयरटेकर गवर्नमेंट की बात की, तो केयरटेकर गवर्नमेंट में जस्टिस मकबूल बाकर जो उस वक्त केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी जो उनके अंडर में चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है, उनके थ्रू कराची की जो जमीनें हैं, 5 अजला हैं, मलीर, शर्की, गरबी, क्यामाड़ी और कोरंगी, जिसमें एक बहुतात अंदाजे के मुताबिक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है उसमें 80% सरकारी जमीन है, स्टेट लैंड है, जिसको नाक्लास भी कहा जाता है, और 20% प्राइवेट लोगों की जमीन है। वो इसी सिस्टम के कारिंदों ने कब्जा कर ली है बड़े पैमाने पे। इस पे हमने जियो न्यूज में भी ये खबर ब्रेक की थी, दी न्यूज में भी ये खबर दी थी, लेकिन आज जो मुकम्मल हो गई, सिर्फ एक तहसील की उसमें हुई थी, मंगो पीर, जो जिला गरबी की एक छोटी सी तहसील है, वहां पर 5,500 एकड़ जमीन कब्जा की गई है, सरकारी जमीन। उसमें कुछ जमीन प्राइवेट लोगों की भी है जो सिस्टम के लोगों ने कब्जा की। उसके बाद जिला गरबी के हवाले से ये बात भी सामने आई थी, ये मैं सरकारी रिपोर्ट की कोट कर रहा हूँ, जो CMIT की रिपोर्ट है, कि उसमें बड़े पैमानों पे हजारों के तादाद में अफगान बाशिंदों के डोमिसाइल भी बनाए गए। वो रिपोर्ट अप्रैल के महीने में उस वक्त CMIT के सरबराह शकील बंगनौजो ने सिंध के CM को हवाले की थी, लेकिन आज 7, 8, 9 महीने गुजर चुके हैं, जिसमें रिकमेंड किया गया था कि ये अफसरान इनमें मुलविस हैं, इनको सजा दी जाए और ये जमीन वापस दी जाए सरकार के खजाने में, सरकार के में इसको दुरुस्त किया जाए, वापस दी जाए। लेकिन उस पर अभी तक 7-8 महीने के बावजूद CM हाउस की तरफ से या CM की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इसमें बिजनेस कम्युनिटी जो दावा करती है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके हवाले से हमारे पास, अब इसमें अंदाज साहब कुछ मामला, तो ज्यादातर मामला तो ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत ने हल करने, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का शिकवा भी उनसे है, ब्यूरोक्रेसी से है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि शायद ऐसा लगता है कि सियासी जो हुकूमत है उनसे भी बालातर है, क्योंकि कराची में आपने भी देखा है MQM के खिलाफ या अल्ताफ हुसैन के जो लोग थे उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ, लियारी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, वो कामयाब हुआ, मंगोपुर जैसे इलाके जो नो गो एरिया थे वहां पे ऑपरेशन कामयाब हुए। लेकिन एक मसला ऐसा है जिसका हल कोई नहीं निकाल सका, वो है पानी का। हाइड्रेंट के जरिए पानी टैंकर के जरिए घरों पर पहुंच जाता है, लेकिन नलों में नहीं आता, लाइन्स में नहीं आता पानी। अब यहाँ पे जो सियासी हुकूमत है वो भी कहती है, जैसे मुर्तज़ा आप कह रहे हैं, मैं तो खुद इसके खिलाफ हूं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गैर सियासी लोग हैं उनकी सरपरस्ती हासिल है। ऐसे मसाइल भी हैं कराची में। जी बिल्कुल है। मेरा आपका सबसे बड़ा कराची के शहरियों का, सिंध के बाशिंदों का ये सबसे अहम शिकवा ये है कि जब पानी में टैंकर से तकरीबन, मेरा छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट है, मैं 10,000 12,000 रुपए देकर टैंकर उतार कर पानी ले सकता हूं, तो वो पानी लाइन में क्यों नहीं आता? वो लाइनें बंद क्यों है? वाटर बोर्ड इस जिम्मे में अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में क्यों नाकाम है? कौन सी कुव्वतें हैं? अगर कोई गैर सियासी कुव्वतें हैं तो उनको जाहिर करना भी सियासी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो ये बताए कि हमें यहाँ यहाँ रुकावटें आती हैं। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि हमारी KMC की अमलदारी जो है वो 40% पे है या 45% पे, ये लेम एक्सक्यूज है। लेकिन इम्तियाज साहब, इसमें एक जो आपने बात की कि ये कहा जाता है सूबाई हुकूमतों की जानिब से कि 40-45% कंट्रोल है कराची पे हमारा, ये बात हकीकत भी है, क्योंकि मुझे याद है मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर थे वो भी यही कहते थे कि बहुत सारा हिस्सा कंटोनमेंट्स के पास है, DHS के पास है, मलीर कंटोनमेंट और कई कंटोनमेंट्स वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल कंट्रोल तो नहीं होता, चाहे वो लोकल बॉडीज़ की गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमतें हों। कभी मुस्तफा कमाल साहब या मुर्तज़ा अवाद साहब ने यह कहा है कि मैं कराची का 40% या 45% का नाज़िम हूँ? वो तो क्लेम करते हैं कि वो पूरे कराची के नाज़िम है। अगर कैंटोनमेंट है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, सदर कैंटोनमेंट है, फैसल कैंटोनमेंट है, वहां पर पानी पहुंचाने की मुकम्मल तरीन जो जिम्मेदारी है वो वाटर बोर्ड की है, कराची के मेयर। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पानी का मामला ऐसा मामला है जिसपे हनीफ गौहर ने बताया कि आर्मी चीफ के साथ जो बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग हुई थी वहां यह मामला भी उठाया गया
कि जो पानी का मसला है वो डीजी रेंजर्स के साथ भी उठाया गया, लेकिन उसका कोई हल सामने नहीं आ सका। इसलिए आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इस मामले को भी देखें, जिस पर यकीन दिलाया गया कि तमाम जो कराची बिजनेसमैन के मसाइल हैं उनको दूर किया जाएगा। हम दोबारा बताते हैं कि सिंध के जो अहम वुज़रा हैं और जो ओहदेदार हैं, इस सेगमेंट में हमने उनको दावत दी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।